ये क्या तुम्हारे भगवान, ये क्या तुम्हारे अल्लाह, देयर इज वन गॉड, जीसस। जीसस की पूजा करेंगे। आज अपने देश के अंदर जोमेटो, स्विगी, फिजिक्स वाला कोई भी कंपनी है, टाटा, वो बोले कि हम अपनी एक आर्मी रखेंगे, हम अपनी सेना रखेंगे। तो औरंगजेब ने 2 थप्पड़ मार के वहीं गिराया। बहुत बड़ी औरंगजेब की सेना थी, वहीं गिरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। देश को बेच आया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ, सिर्फ इस चीज के लिए कि गद्दी मुझे मिल जाए। पंडित, ये चुटिया उटिया काटो, ये सब नहीं चलेगा आर्मी में। बिहेव लाइक इंग्लिश जेंटलमैन। ये तुम मुसलमान आदमी, तुम दाढ़ी हटाओ, दाढ़ी वाड़ी नहीं होती आर्मी में। नशे में था, कोई विद्रोह नहीं है, ब्रिटेन की सरकार इसका परेशान नहीं हो, कोई विद्रोह नहीं हुआ है। नशे में एक सैनिक ने 1-2 हत्याएं कर दी है। जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम ये बात करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में प्रवेश की, कैसे एक कंपनी जो यहां पे मसालों का व्यापार करने आई थी, धीमे धीमे पूरे भारत देश पे राज करने लगी, किस तरह से भारतीयों का शोषण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और कैसे कुछ क्रांतिकारियों ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें तक हिला दी। मेरा नाम है अलक पांडे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यह प्रचलन चल रहा था कि जो यूरोपीय लोग थे, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अंग्रेजी लोग थे, ये समुद्र के रास्ते से इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के आसपास के जो द्वीप थे, जो देश थे, यहां पे आते थे व्यापार करने। सस्ते दाम पे यहां से कच्चा माल उठाते थे, सस्ते मजदूर यहां मिल जाते थे, ये माल लेके चले जाते थे यूरोप में और वहां पे महंगे दाम में माल बेच के बढ़िया मुनाफा कमाते थे। अच्छा, ये लेने क्या आते थे? सबसे पहले ये मसाला वगैरह लेने आए थे। यूरोपीय लोग को मसाले की क्या जरूरत थी? अब यूरोपीय लोग ना मीट के बड़े शौकीन थे, और मीट को अगर लंबे समय तक ताजा रखना है तो उसमें मसाले वगैरह डालने पड़ते हैं, दालचीनी, सिनेमन वगैरह डालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये इस तरफ आए थे, हिंद महासागर की तरफ, मसालों का व्यापार करने। बाद में ये कॉटन, सिल्क, इंडिगो, हर तरह का व्यापार करने लगे। इसी कड़ी में सन 1600 में जन्म हुआ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन के अंदर। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो व्यापार करने इंडियन ओशन के आसपास आएगी, इसीलिए ईस्ट इंडिया है। ईस्ट इसलिए क्योंकि अगर आप देखो ब्रिटेन से ये ईस्ट दिशा में पड़ रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे विलियम हॉकिंस साहब। सन 1608 में समुद्र के रास्ते से होते होते ये पहुंचे गुजरात, सूरत के तट पे पहुंचे। जब ये सूरत के तट पे पहुंचे, उन्होंने कहा हमें तो देर हो गई है, हिंदुस्तान में तो पुर्तगाली लोग पहले से व्यापार कर रही है, हमसे पहले पहुंच गए हैं। पूरा ये सूरत वाले तट पे पुर्तगाली लोग व्यापार करते थे मसाले वगैरह का। अब इन्होंने कहा हम कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पे स्थापना करें। तो इन्होंने सोचा कि इस समय हिंदुस्तान का बादशाह कौन है। तो उस टाइम हिंदुस्तान के बादशाह थे मुगल बादशाह जहांगीर। तो उन्होंने कहा जहांगीर से मिलना पड़ेगा। जाके जहांगीर साहब से मिले और बोले जहांगीर साहब, हमें आपके साथ व्यापार करना है, आपको खूब सारा पैसा देंगे। तो जहांगीर बोले कहां से लाओगे इतना पैसा? कहे अफ्रीका से खूब सोना वोना लूट के लाएंगे, आपको दे देंगे समुद्री रास्ते से। जहांगीर साहब कौन है पता है? ये वो है शहजादे सलीम, अनारकली वाले। तो ये तो वही संगीत में ज्यादा दिलचस्पी थी, इनकी कविता वविता में दिलचस्पी थी। कहे हाँ पैसा भी मिलेगा, हाँ करो व्यापार। जहांगीर साहब के कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा जापना, आप पहले से पुर्तगाली लोग से हाथ मिला चुके हो, आप उनको व्यापार करने की इजाजत दे चुके हो, अब आप कैसे इनके साथ व्यापार करोगे? क्या पुर्तगाली लोग से लड़ाई करोगे? तो जहांगीर शहजादे सलीम ने कहा हाँ नहीं, सूरत वाला तट तो पूरा पुर्तगाली लोग को दिया, व्यापार नहीं करने देंगे। ये बड़े जिद्दी थे हॉकिंस साहब, ये इन्हीं के राज्य में रुक गए, बोले हम यहीं रुकेंगे, व्यापार करने दो हमें। क्या व्यापार नहीं कर पाएंगे। धीमे धीमे इनको समझ में आया कि अभी जो दक्षिण छोर है यहां पे हम जाके ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगा सकते हैं। सन 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री लगी, मछलीपट्टनम बोल लो या उसको मसूलीपट्टनम बोल लो, आंध्र प्रदेश में दक्षिण में। फैक्ट्री तो क्या थी, एक गोदाम था, मजदूर सस्ते में मिल गए, मसाला वसाला यहाँ पे उठाया, जहाज पे लादा और लेके चले गए कहाँ? ब्रिटेन में। ले जाके महंगे दाम पे बेचा और क्या मुनाफा हुआ भाई, इतना मुनाफा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का दिमाग खराब हो गया। इन्होंने अपनी ब्रिटिश सरकार से बोला साहब ये सोने की चिड़िया है, यहाँ बहुत पैसा है, आप एक काम करो सेना भेज दो, ये सूरत के आसपास ना थोड़े पुर्तगाली लोग हैं, इनको हरा देते हैं, इनको यहां से हटा देते हैं, इस तट से भी हम ही व्यापार करेंगे। तो ब्रिटेन की सरकार ने अपनी सेना भेज दी, अपनी आर्मी भेज दी, और फिर 1612 में एक जंग हुई, स्वाली की जंग हुई यहां पे सूरत के पास में। किसकी? ब्रिटेन की सेना की और पुर्तगाल की सेना की। इसमें पुर्तगाली सेना हार गई, पुर्तगाली व्यापारी हार गए और पुर्तगाली व्यापार सिमट के रह गए सिर्फ गोवा वाले रीजन में। अब ब्रिटेन के राजा हिज
मेजेस्टी, हिज हाईनेस किंग जेम्स वन ने अपना फरमान लिख के भेज दिया भारत के राजा जहांगीर को। अब समझो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अभी तक आप ऐसे समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और भारत के शहंशाह से कह रही थी हम व्यापार करना चाहते हैं। मतलब ऐसे समझो कि जोमैटो, स्विगी ये चला गया अमेरिका के राष्ट्रपति के पास और बोले हम आपके साथ व्यापार करने जाते हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहेगा, हाँ प्राइवेट कंपनी है भारत की, हाँ कर लो व्यापार। अब सोचो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लेटर लिख के भेज दे अमेरिका के राष्ट्रपति को कि हम व्यापार करना चाहते हैं आपके साथ, खूब व्यापार होगा, खूब पैसा मिलेगा। तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसको ज्यादा गंभीरता से लेगा क्योंकि राजा राजा की ही तो सुनता है। तो अब किंग जेम्स वन ब्रिटेन के राजा ने फरमान लिख के भेज दिया। इन लोगों को पैसा दिख गया था भारत के अंदर। इन्होंने लेटर लिख के भेजा जहांगीर को कि साथ में हम लोग व्यापार करते हैं। लेटर लेके आए थे सन 1615 में, इन्होंने फरमान भेजा था और फरमान लेके आए थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो है ना, बहुत बड़े आदमी थे। सर थॉमस रो ये लेटर लेके आए और जहांगीर को ये लेटर दिया और लेटर के साथ साथ खूब सारा पैसा भी लेके आए थे इनके लिए, खूब सारा सोना वगैरह भी लेके आए थे कि देखो सोना वगैरह लूट के लाए हैं, रखो और व्यापार करते हैं, खूब अमीर बनेंगे। तो जहांगीर भी तैयार हो, कहे हाँ यार बढ़िया पैसा दे रहे हो। फिर उन्होंने मसालों के सिवा कॉटन का व्यापार किया, सिल्क का व्यापार किया, इंडिगो का व्यापार किया और हर तरह का व्यापार बढ़ता गया। धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई कोनों में फैलती गई। ये जो पूरा कोना था आपका दक्षिणी कोना, यहां पे इनकी फैक्ट्री बनती गई। सूरत वाले जगह पे इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज बनती गई। और इसी बीच जब इन्होंने देखा इनकी इतनी फैक्ट्री बन गई है तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार से बोला साहब देखो इतना पैसा लाके आपके देश में हम दे रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी इतना पैसा दे रही है, आप हमें ना अपनी सेना बनाने की अनुमति दो। एक प्राइवेट कंपनी कह रही है कि हम अपनी खुद की सेना बनाएंगे। आप ऐसे समझो कि आज के देश में आज अपने देश के अंदर जोमैटो, स्विगी, फिजिक्स वाला कोई भी कंपनी है, टाटा, वो बोले कि हम अपनी एक आर्मी रखेंगे, हम अपनी सेना रखेंगे। और ब्रिटेन की सरकार ने इनको अनुमति दे भी दी। क्यों भाई, पैसा मिल रहा था। तो पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी सेना बना ली भारत के अंदर सन 1670 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, ब्रिटेन की सेना नहीं थी। अब भारत के जो राजा थे उस समय, उन्होंने भाई आपत्ति जताई कि अरे तुम तो यार फरमान भेजे थे कि व्यापार करोगे, ये क्या सेना वेना लड़ाई करने आए हो। तो बोले अरे साहब आपके देश में हम अकेले थोड़ी हैं। अभी आपने देखा सूरत में कौन थे, पुर्तगाली थे। नीचे दक्षिण में मैं चला जाऊं तो वहां पे डच, फ्रेंच सब बैठे हैं। तो उनसे भी तो लड़ना होगा, हथियार वगैरह चाहिए होंगे, हमें सेना चाहिए होगी। और साहब इतनी बड़ी बड़ी हमारी फैक्ट्री है, कभी डकैती हो गई तो हमें अपनी सेना तो चाहिए होगी। अब इनकी नजर पड़ी बंगाल पे। भाई बंगाल में बहुत पैसा था। बंगाल का मतलब उस समय बांग्लादेश भी बंगाल के अंदर आता था, बिहार भी उसी के अंदर आता था। तो इन्होंने कहा कि अब बंगाल पे व्यापार करते हैं। तो व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इन्होंने कहा टैक्स थोड़ा कम हो जाए, कर थोड़ा कम हो जाए, बिना टैक्स के हमें यहां व्यापार मिले। तो इसके लिए इन्हें अनुमति लेनी थी उस समय के मुगल बादशाह जो थे भारत के, औरंगजेब है ना, मुगल भाई भारत के शहंशाह होते थे। तो औरंगजेब के पास गए कि हमारा कर वर कम कर दो और बंगाल में हम खूब सारी फैक्ट्री खोले, खूब व्यापार करें। औरंगजेब ने कहा अरे लालचियों, फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोलते जा रहे हो, टैक्स भी नहीं दोगे देश को, तुम लोग चाहते क्या हो, नहीं मिलेगी इसकी आपको अनुमति। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इतना कब्जा कर चुकी है, आर्मी रख चुकी है, दिमाग भ्रष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट। इन्होंने कहा हम मुगल के ऊपर हमला कर देंगे, औरंगजेब की सेना पे हमला कर दे। क्या बेवकूफ लोग थे। औरंगजेब ने 2 थप्पड़ मार के वहीं गिराया। बहुत बड़ी औरंगजेब की सेना थी, वहीं गिरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोला निकलो चलो देश के बाहर चलो। बहुत सही समय था, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी देश के बाहर जा सके। निकलो चलो देश से बाहर चलो, तुम लोग यहाँ पे हम लोग के ऊपर लड़ाई वड़ाई करोगे, व्यापार करने आए थे तुम लोग, आर्मी बनाओगे, हैं सेना बनाओगे। तो भैया फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ऐसे बैठ गए औरंगजेब के सामने, है माफी हुजूर, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे हम आपको और सारा पैसा देंगे, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। औरंगजेब भी मान गया कि अच्छा ठीक है, आपसे सेना में नहीं रखोगे, व्यापार कर लो। जब तक औरंगजेब थे तब तक ये अंग्रेज बड़ा दबके रहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सिर्फ व्यापार करते थे। अब सेना वेना वाले ज्यादा ये सब इन लोग लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ आराम से पैसा कमाओ, पैसा दो, ब्रिटिश को पैसा दो, चल रहा था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो ये पूरा मुगल सल्तनत जो था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और बहुत कमजोर हो गया। यही सबसे डिसिप्लिन, सबसे स्ट्रांग, सबसे कड़ा शासक था, है ना। अंग्रेजों को थप्पड़ मार के इसने नीचे गिरा दिया था। अब वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से मौका दिखा कि हम वापस चलते हैं, बंगाल पे कब्जा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जहां जहां इनकी फैक्ट्री थी, जहां जहां इनके गोदाम थे, उसको इन्होंने किला बनाना शुरू कर दिया। अपनी फैक्ट्री के ऊपर तोप रखना शुरू कर दिया। उस समय तोप रखने की अनुमति सिर्फ किले को होती थी, राजा रखता था। अब ये प्राइवेट कंपनी अपनी बिल्डिंग के ऊपर तोप रख के बैठी। आप सोचो आज आप रास्ते से जा रहे हो कहीं, कोई प्राइवेट कंपनी गूगल की छत पे ऐसे आप देख रहे हो तोप रखा हुआ, कैसा लगेगा। फिर बंगाल में भी इसी तरह से ये अपना किला बनाने लगे अपनी फैक्ट्री को। तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने बोला तोप सिर्फ मेरे किले में होगी, यहाँ तोप नहीं होगी फैक्ट्री में, इसको नीचे करो। उन्होंने कहा नहीं तोप नीचे नहीं होगी। सिराजुद्दौला का दिमाग खराब हुआ, अपनी सेना लेके इनके किले पे हमला कर दिया, इनका जो फोर्ट था।
है ना। अब इनकी फैक्ट्री फोर्ट बन गई है भाई, किला बन गया, उस पर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दिया, और वहां से 150 अंग्रेजों को पकड़ के लेके आया, लगभग 150 अंग्रेजों को पकड़ के लेके आए और 150 अंग्रेजों को बंद कर दिया एक छोटी सी जेल में, एक ऐसी छोटी सी काली जेल में जिसमें 4 लोग रह सकते हैं। 150 लोग को उसमें कचक कचक एकदम घुसा दिया। वहां पे ना सांस आ रही है ना पानी मिल रही है, एक दूसरे में ऐसे इस तरह से बेचारे किसी किसी तरह से रात भर रात बिता रहे थे। सुबह तक 123 लोग लगभग इसमें से मर गए, क्योंकि उनको सांस तक नहीं मिली, दम घुट गया, जी घुट गया, मर गए। बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि ये पूरी कहानी झूठी है, अंग्रेजों ने बनाई है ताकि वो बदला ले सकते थे भारत से, उनको एक कहानी चाहिए थी। बहुत से इतिहासकार कहते हैं ये सच्ची कहानी है। खैर, ये कहानी मशहूर हुई ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल त्रासदी के नाम से। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि हमारे लोगों को ऐसे दबा के मारा, ऐसे क्रूरता से मारा, इन्होंने कहा अब बताते हैं बंगाल के नवाब को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल सर रॉबर्ट क्लाइव साहब आए, इन्होंने कहा कि अब हम बंगाल के नवाब के खिलाफ जंग छेड़ते हैं। और ये बड़ी प्रख्यात जंग थी, प्लासी की जंग 1757। प्लासी कहां पे है? बंगाल में, इसीलिए है प्लासी की जंग बोलते हैं। क्या प्लासी की जंग ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती? नहीं, हार जाती। बंगाल का नवाब बहुत शक्तिशाली था। पर हुआ क्या, इंसान हारता है जब उसका बहुत करीबी उसे कोई धोखा देता है। तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसका मिलिट्री जनरल, उसका जो सबसे खास आदमी था मीर जाफर, उसने कर दिया विश्वासघात, देश को बेच आया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ, सिर्फ इस चीज के लिए कि गद्दी मुझे मिल जाए, है ना। बड़ा ही मतलबी आदमी था। इसने जाके ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला, बोलता है साहब हमें बंगाल का नवाब बना देना, हम आपको जंग जिता देंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, हम तुमको बना देंगे। और इसकी वजह से सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गए। इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर को अंग्रेजों ने कहा कि अब तुम बंगाल के नवाब हो, अब तुम शासन करो। कहे अच्छा ठीक है, अब से मैं नवाब। कहे हाथ नीचे, जो हम लोग कहेंगे वो करोगे। जी सर, यस सर, सॉरी सर, बस ये बोलोगे। मीर जाफर ने कहा ये कैसा नवाब है? कहे कठपुतली हो तुम हमारे हाथ की, हमारे पास है शक्ति। मीर जाफर को लगा कि भाई ये तो गलत हो गया, पोपट हो गया हमारा, अब हम क्या करें। तो फिर मीर जाफर ने कहा कि यार ऐसे शासन में हम नहीं रहेंगे। अब जाके अंग्रेजों से बोले कि हमें तो आजाद चाहिए। तो उन्होंने कहा हटो, तुम कुर्सी से हटो जरा, तुम ज्यादा बोल रहे हो, तो हम ही बैठाए हैं तुमको। फिर उन्होंने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को उठा के बंगाल की कुर्सी पे बैठा दिया। बोले मीर कासिम से बोले अब तुम प्यार से एकदम यस सर, सॉरी सर, थैंक यू सर बोलोगे। इसने बोला जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मीर कासिम बैठे। कुछ समय बाद मीर कासिम को भी लगा यार ये अंग्रेजी लोग तो बड़े लालची हैं, दबाते जा रहे हैं, कर बढ़ाते जा रहे हैं, जनता पे जुल्म कर रहे हैं, हम पे जुल्म कर रहे हैं। मीर कासिम ने कहा यार इनको तो हटाना पड़ेगा। पर इसको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बहुत शक्तिशाली है। रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में ऐसा हराया था, इसको डर तो था। अब मीर कासिम ने क्या किया, इसने 2 राज्यों के राजाओं से मदद मांगी। एक तो इसने औध के जो नवाब थे, अवध के जो नवाब थे, उससे मदद मांगी। और दूसरा इन्होंने मुगल शासक उस टाइम शाह आलम II दिल्ली के जो राजा थे, उनसे मदद मांगी। 3 राज्यों की सरकारी सेना, बंगाल, अवध और दिल्ली, 3 राज्यों की सरकारी सेना, ये क्या हो गई, हिंदुस्तान की नेशनल आर्मी। उस टाइम सरकारी सेना लड़ने गई एक प्राइवेट कंपनी की सेना से, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से। और इस जंग का नाम दिया गया बक्सर का युद्ध 1764। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो थे, जिन्होंने कहा कि हम मोर्चा संभालेंगे, और एक प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट आर्मी ने इंडियन नेशनल आर्मी, आप समझ लो, उसको हरा दिया। अब भाई भारत की बड़ी बेइज्जती हो गई। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले समझ गए कि भारत खुली तिजोरी है, अब हम लूटेंगे इसको, सोने की चिड़िया को लूट के ले जाएंगे। अब इनमें कोई हिम्मत नहीं बची, हमारे पास है हथियार, इनके पास क्या तलवार अलवार है, हम बड़े लोग हैं, अब इनको हम दबा के रखेंगे। और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया पूरे भारत के ऊपर, लगभग पूरे भारत के ऊपर। अच्छा, जो बची कुछ कसर थी, एक नीति और ये लेके आ गए, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। 1798 में सहायक संधि लाए, लॉर्ड लेवेस्ली लेके आए थे। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि तुम भारत के जो राजा हो, अब से तुम अपनी सेना नहीं रखोगे। इन्होंने कहा है, बोले अब तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, आर्मी तुम्हें नहीं रखनी, हमारी सेना तुम्हारी रक्षा करेगी। है, ये तो तुम्हारे भले का काम कर रहे हैं, तुम्हें सेना वेना कुछ नहीं रखनी है, सब हम करेंगे, सारा हम संभालेंगे। तो भारत के राजाओं ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, पैसा भी आप दे दें। क्या पैसा तुम दोगे, सेना हमारी खिलाओगे तुम, पैसा तुम दोगे। तो भारत के राजाओं ने कहा अच्छा ठीक है साहब, अब मजबूरी है, करे क्या। तो सहायक संधि के अंदर ऐसा हुआ कि अब भारत का कोई भी राजा अपनी सेना नहीं रख सकता है, अब सेना होगी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। साथ ही साथ कहा कि अब तुम्हारे दरबार में एक हमारा दूत हमेशा बैठा रहेगा, है, अपना एक जासूस बैठा दिया। अब तुम कोई भी नीति बनाओ, तुम किस राज्य पे जाके आक्रमण करोगे, किस राज्य से संधि करोगे, सबका फैसला हम करेंगे। कहने का मतलब अब तुम सिर्फ नाम के राजा हो, तुम हमारी सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन
के रह जाओगे, ना तुम्हारे पास कोई सेना होगी, ना तुम किसी से संधि करने की शक्ति रख सकते हो, ये सब हम करें। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया एकदम भारत के ऊपर। अब जो राजा की सभा में बड़े बड़े जो साहित्यकार बैठते थे, विद्वान बैठते थे, मूर्तिकार बैठते थे, अंग्रेजों ने कहा तुम लोग निकलो राजा की सभा से बाहर, हैं तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अपने को बहुत बड़ा समझते थे इन लोग, बोले तुम लोग चलो मजदूर बनो, इन सब सभाओं में हमारे बेटे बैठेंगे, अब है ना अंग्रेजी आला अफसर बैठेंगे यहाँ। इस तरह से भारतीयों का शोषण शुरू हो गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खूब सारा पैसा भी चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि ये जो भारतीय किसान हैं, जो भारतीय मजदूर हैं, इनसे बहुत सारा कर लेंगे, खूब सारा टैक्स लेंगे इनसे और अमीर हो जाएंगे। अब इनको लगा यार ये भारतीय मजदूर से हम सीधा जाके तो बात कर नहीं सकते, तो ढेर सारी अलग अलग तरह की नीति बनाई, है ना। उसमें से एक बड़ी प्रख्यात नीति है स्थायी व्यवस्था। इन्होंने कहा कि ये जो लोकल जमींदार है, हम इसकी गर्दन पकड़ते हैं और हम बोलते हैं तुम अपने एरिया के सारे किसानों से खूब सारा कर वसूल के हमको देना। हाँ, इसमें से 1/11 हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा, 10/11 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। ऐसी और भी बहुत सारी नीतियां लेके आए। अब यहां पे ये सवाल उठता है, क्या भारतीय किसान इसके पहले कर नहीं देते थे? जब मराठा के राजा थे, जब हमारे मुगल के राजा थे, तब क्या किसानों से टैक्स नहीं लिया जाता था? लिया जाता था, पर ये जो मराठा राजा थे, मुगल राजा थे, ये सब खुद को भारतीय समझते थे और भारतीय किसान की तकलीफ भी समझते थे कि भाई कई बार ऐसा हुआ बाढ़ आ गई, कई बार ऐसा हुआ सूखा पड़ गया और फसल नहीं हो पाई। ऐसे केस में वो क्या करते थे कि कर माफ कर देते थे। पर ये अंग्रेज जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, इन्होंने कहा हमसे इन सब से मतलब नहीं, फसल हो ना हो हमें चाहिए पैसा। जो टैक्स है, जो कर है, वो फिक्स्ड है, देना ही देना है। अब किसान बेचारा कहां से लाके पैसा दे? जब फसल ही नहीं हुई, कुछ बेचा ही नहीं, तो कैसे पैसा दे? फिर ऐसे में क्या करता है किसान? जाके लोगों से उधार लेता है, कर्जा लेता है, ब्याज पे पैसा लेता है, फिर वो भी नहीं चुका पा रहा है, इधर कर लगातार दे रहा है। फिर क्या करता था? फिर बेचारा अपनी जमीन बेच देता था, फिर वो खाने के भी उसके लाले पड़ जाते थे, फिर भूखा मर जाता था। लगभग 1.5 करोड़ भारतीय इस दौरान भूखमरी से मर गए और अंग्रेजों को इन सब से कोई असर नहीं पड़ा, वो चूसते रहे हमसे पैसा। इस दौरान अंग्रेजों को अब ये भी लगने लगा यार हमें कुछ वफादार भारतीय भी चाहिए जो हमारी तरफ आ जाए, जिनसे हम और काम करा सके। इन्होंने एक चाल चली, लोगों के धर्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने जमीन पे उतार दिए क्रिश्चियन मिशनरी, ईसाई मिशनरी उतार दिए, जिन्होंने जाके आम जनता से ये बोला है ये क्या तुम्हारे भगवान, ये क्या तुम्हारे अल्लाह, देयर इज वन गॉड, जीसस, जीसस की पूजा करेंगे सब लोग। कहे एक काम करो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तुम्हें पुलिस की सुरक्षा देंगे, तुम्हें पैसा देंगे। इस तरह से लोगों को बरगलाने लगे, उनका धर्म खराब करने लगे। बोले कि ये जो तुम्हारे मंदिर और मस्जिद में जितना भी चढ़ावा चलता है, इन सब पे कर लग जाएगा, सब पे टैक्स लग जाएगा, और तुम जल्दी से अब कन्वर्ट हो जाओ। अब जब लोग इस तरह से ईसाई धर्म में, कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो परेशान थे, है ना, जातिवाद से, तो वो जल्दी से ईसाई धर्म में परिवर्तन होने लगा उनका। जब ऐसा होने लगा तो लोगों के घर वालों ने क्या कहा कि जो भी धर्म परिवर्तन करेगा उसका अब घर की जमीन पे, प्रॉपर्टी पे, किसी भी चीज पे अब हिस्सा नहीं होगा। अब धीमे धीमे लोगों ने अपना जो धर्म परिवर्तन था वो करना कम कर दिया। अंग्रेजों ने कहा अब क्या करें? इन्होंने कहा हम लेके आते हैं लेक्स लोसाई एक्ट। इन्होंने कहा जो भी इंसान अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनेगा उसका अपने बाप दादा की जमीन पे भी सारा हक होगा। मतलब कहने का क्या है कि जो हिंदू की जमीन थी, जो मुस्लिम की जमीन थी, सिख की जमीन थी, अब वो किसकी हो गई? ईसाई की हो गई। यानी धीमे धीमे ईसाइयों की जमीन, प्रॉपर्टी सब बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक चीज और हुई, अंग्रेजों ने क्या किया कि अपनी आर्मी के अंदर भी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी के अंदर भी ईसाई मिशनरियों को उतार दिया कि आर्मी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हों जो हमारे एकदम वफादार हों। अब इससे क्या हुआ? इससे और हमारी जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचने लगा, है ना। अब ये मिशनरी लोग वाले आए, आर्मी के अंदर आए, बोले कि ए पंडित, ये चुटिया उटिया काटो, ये सब नहीं चलेगा आर्मी में, है बिहेव लाइक इंग्लिश जेंटलमैन। है ये तुम मुसलमान आदमी, तुम है दाढ़ी हटाओ, दाढ़ी वाड़ी नहीं होती आर्मी में। है सिख आदमी, तुम एक काम करो, अपनी तुम पगड़ी हटा दो। बताइए, आप इनकी धार्मिक भावनाओं को एकदम चोट पहुंचा रहे थे। तो लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था और आर्मी के अंदर गुस्सा, जो सिपाही थे, भारतीय सैनिक थे, उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी बने मंगल पांडे। कोलकाता से 5 मील दूर एक जगह है दमदम करके, वहां पे एक ऊंची जाति का भारतीय सैनिक मंगल पांडे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में काम करते थे,
लोटा लेके जा रहे थे, पानी लेके जा रहे थे अपना चूल्हा चौका करने, खाना बनाने। रास्ते में उनको एक खलासी मिला। खलासी वो होते हैं जो उस टाइम बोझा वगैरह ढोते थे, सामान वगैरह ढोते थे, और उस समय इनको नीची जाति का माना जाता था। ये वो समय है जब जातवात बहुत चलती थी। तो खलासी ने आके मंगल पांडे से बोला कि साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी, अपने लोटे से थोड़ा सा पानी दे दो। मंगल पांडे ने कहा अगर मैं अपने लोटे से तेरे को पानी पिलाऊंगा तो मुझे फिर अपना लोटा धोने जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चूल्हा चौका करने जा रहा हूं, तुम नीची जाति के हो, मेरा लोटा जो है वो अशुद्ध हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। तो खलासी बोला कि साहब सारा जात पात धर्म आपको सिर्फ हमारे लिए ही याद आता है, ये अंग्रेजी हुकूमत, ये जो अंग्रेजी फोर्स है, ये भी तो आपका धर्म भ्रष्ट कर रही है। मंगल पांडे सैनिक आदमी और ऊंची जाति के बोले है कैसे अंग्रेजी हुकूमत हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है? बोले ये जो नई कारतूस आई है इसमें इसके अगल बगल गाय और सुअर की चर्बी लपेटी गई है, और ये कारतूस आपको मुंह से छीलनी होगी, तब बंदूक में लगा के आप गोली चलाओगे। मंगल पांडे ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब सच नहीं हो सकता है। मंगल पांडे गए अपने अंग्रेजी आला अफसर के पास, बोले क्या आपने नई कारतूस के अगल बगल क्या आपने गाय की सुअर की चर्बी लपेटी हुई है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद जब इन्होंने जांच पड़ताल की, पता चला ये सच था कि ये जो नई राइफल थी इनफील्ड P53 राइफल, इसके लिए जो कारतूस आई थी इसके अगल बगल गाय और सुअर की चर्बी लपेटी गई थी, और इस कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांत से इसे छीलना होता था, फिर बंदूक में लगाना था। अब गाय जो होती है वो हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, माता होती है। सुअर जो होता है वो मुस्लिमों के लिए अपवित्र होता है। तो दोनों ही धर्म के लोगों को बड़ी दिक्कत थी। दोनों ने कहा कि साहब ये कारतूस आप वापस ले लो, हम आपकी नौकरी करने को तैयार हैं, गुलामी करने को तैयार है, ये कारतूस वापस ले लो, हमारा धर्म मत भ्रष्ट करो। अब अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने इतनी सारी कारतूस बना ली थी, उनको लगा सब बर्बाद हो जाएगी, और उनको लगा ये क्या करेंगे, क्या विद्रोह करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा नहीं यार तुमको यही कारतूस इस्तेमाल करनी है। तो बैरकपुर एक जगह है, कोलकाता से 15 मील दूर है, यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने बोला हम ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, लो अपनी ये तुम बंदूकें वापस लो, ये बंदूकें हमें नहीं चाहिए अंग्रेजी सरकार, इसको तुम वापस ले लो। अच्छा, तो अंग्रेजों ने इनको दबाने की कोशिश की है ना, इनको ऐसे इनके ऊपर दबाव डाला, इनके ऊपर प्रताड़ित किया, कैसे नहीं इस्तेमाल करोगे। इन सब में एक भारतीय सैनिक की सनक गई, मंगल पांडे बंदूक लेके छावनी से बाहर निकले, छीला उसी कारतूस को, लगाया बंदूक के अंदर, दे फायर कर दिया लेफ्टिनेंट बाग के ऊपर। लेफ्टिनेंट बाग बच गए, थोड़ी सी गोली चूक गई तो ऐसे गिर गए, बोले हम तो बच गए हैं। मंगल पांडे सैनिक आदमी निकाली तलवार, ले जाके लेफ्टिनेंट बाग का गला काट दिया। इसके बाद मेजर जेम्स उधर से दौड़ते हुए आए, वही तलवार लेके गए, मेजर जेम्स का भी गला काट दिया। अब ये जो अंग्रेज थे इन्होंने बोला भारतीय सैनिकों से पकड़ो इसको, ये पागल हो गया, इसको पकड़ो, सबको मार देगा। भारतीय सैनिकों ने बोला सही कर रहा है, इसको हम नहीं पकड़ेंगे किसी तरह से। पर अंग्रेज के जो जवान थे उन्होंने इनको पकड़ा। जैसे ही इनको पकड़ा, मंगल पांडे समझ गए कि हमने 2 ब्रिटिश आला अफसर को मारा है, हमें तो फांसी होगी, और मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगा। अपनी बंदूक लगाई सीने के ऊपर, भाई ये होती है वीर गति प्राप्त, वहीं गोली चलाई और अपने सीने पे गोली मार ली। उनके पूरे कपड़े में आग लग गई, पर किसी तरह से वो बचा लिए गए। ये देखिए इस तरह से पूरे जख्मी हो गए, और अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और अब बोला कि इनको तो हम फांसी चढ़ाएंगे। खैर इस बीच क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लगता था ब्रिटेन की सरकार से। अब ब्रिटेन की सरकार उनसे यह सवाल करने वाली है कि तुम ये भारतीय सैनिक को नहीं संभाल पा रहे हो, ये विद्रोह कर दे रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, हैं तुम कैसे सरकार चलाओगे वहां की। तो इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। इन्होंने कहा कोई विद्रोह नहीं हुआ है, असल में मंगल पांडे जो थे ये भांग खाते थे, और ये भांग खा के नशे में निकले, और इन्होंने 2 गोलियां ऐसे ही चला दी और गलती से ऐसे ही मार दिया। नशे में था, कोई विद्रोह नहीं है, ब्रिटेन की सरकार इसका परेशान नहीं हो, कोई विद्रोह नहीं हुआ है, नशे में एक सैनिक ने 1-2 हत्याएं कर दी है। फिर मंगल पांडे को ब्रिटेन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने जाके बोला कि तुम अपने बयान में बोल दो कि तुमने नशे में 2 लोग को मार दिया, तुम्हारी जान भी बख्श देंगे। मंगल पांडे ने कहा है भैया हम भारतीय सैनिक हैं, हमने जो किया है अपने पूरे होशो आवाज में किया है। ये जो तुम हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, जो हमारे देश के ऊपर तुम राज कर रहे हो, हम लोग से गुलामी करा रहे हो, हमारे किसान बाप दादा पे तुम जुल्म कर रहे हो, ये हम नहीं सहने वाले हैं। पूरी दुनिया को देखना चाहिए तुम किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मंगल पांडे ने अपना आखिरी बयान ये दिया और इनको फांसी पे लटका दिया। 1857 की मार्च की इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया कि भाई एक भारतीय सैनिक खड़ा हो गया पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के खिलाफ। अब ये जो चिंगारी लगी थी ये भाई साहब यहां से पहुंच गई मेरठ। अब मेरठ के भी जो सैनिक थे इन्होंने कहा इस कारतूस को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब ऐसा बोला तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे उन्होंने क्या काम किया कि मेरठ में 85 सैनिकों को जेल के अंदर बंद कर दिया। बोला अब तुम 10 साल जेल में रहो, है कारतूस नहीं इस्तेमाल करोगे, अब जेल के अंदर रहो, नौकरी तो गई।
अब जैसे ही 85 सैनिक को जेल में डाला, बाकी सैनिकों को बुरा लगा, हमारे भाइयों के साथ ऐसा करोगे तुम? अंग्रेजी सरकार जेल तोड़ दी, मेरठ में भाई जेल तोड़ी, वहां पे जो ब्रिटिश अफसर थे उनको मार के अब ये पूरी मेरठ की सेना चल पड़ी दिल्ली की तरफ कि अब चलो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध कर देते हैं। जब ये दिल्ली पहुंचे तो देखा दिल्ली की जो भारतीय सेना थी, दिल्ली में जो भारतीय सिपाही थे, इन्होंने भी वहां पे विद्रोह कर दिया था, वहां पे भी ब्रिटिश के अफसर को मार पीट काट डाला था एकदम। अब ये सारे भारतीय सैनिक पहुंचे लाल किला में। क्यों लाल किला में? क्योंकि लाल किला में रहते थे उस समय के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। 82 साल के हो गए थे, पेंशन पे जी रहे थे, आखिरी मुगल बादशाह थे। क्यों गए इनके पास? इन्होंने कहा देखो साहब, ये हिंदू मुस्लिम, ये मराठा मुगल, ये सब हम बाद में कर लेंगे, अभी ये विदेशी ताकत को अब भारत से बाहर निकालना है। और साहब आपको पूरा हिंदुस्तान शहंशाह मानता है, हम आपको वापस शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करते हैं और इन अंग्रेजों के खिलाफ अब हम एक आवाज उठाएंगे, इनको देश से हम बाहर निकालेंगे। बहादुर शाह जफर 82 साल के बोले बताओ हमें क्या करना है? बोले आपको एक फरमान निकालना है, आपकी मुगल की एक अगर सील, एक ठप्पा भी लग गया ना तो भारत के जितने भी राज्य के सैनिक है सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, सब में एकता आ जाए, क्योंकि आपको सब अभी भी शहंशाह मानते हैं, है ना। मुगल को हम लोग मानते थे कि यही हमारा भारत देश चला रहे हैं। जैसे ही ये फरमान अलग अलग राज्य में पहुंचा तो बिहार, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पंजाब, बंगाल, इस पूरी जगह में हर जगह विद्रोह शुरू हो गया, मारकाट शुरू हो गई और अंग्रेजी शासन को हम जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगे। इसी बीच लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही क्रूर नीति लेके आए सन 1848 की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? कुछ नहीं, हड़प नीति थी इन अंग्रेजों की। इन्होंने कहा यदि किसी भारतीय राजा का कोई प्राकृतिक बेटा नहीं होता, उसका खुद का कोई लड़का नहीं होता, तो जब उस राजा की मृत्यु होगी तो उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। मान लो कोई भारतीय राजा है, उसका खुद का कोई बेटा नहीं, प्राकृतिक बेटा नहीं है, उसने कोई लड़का गोद ले लिया, तो गोद लिया हुआ लड़का अब उत्तराधिकारी नहीं हो सकता राज्य का, ये सारा राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बोला कि अगर कोई राजा सही से शासन नहीं कर रहा तो उसका राज भी ये हड़प लेंगे और इसका फैसला भी यही करेंगे, है ना। राजा को बोलेंगे राजा तुम सही से कर नहीं वसूलते हो, टैक्स सही से नहीं लेते हो, लाओ तुम्हारा राज हमें दो, हम शासन करेंगे यहाँ पे। अरे राजा तुम बड़े क्रूर हो यार, जनता पे बड़ी जुल्म करते हो, लाओ तुम्हारा राज्य हम शासित करेंगे। तो कुछ नहीं थी इनकी राज्य हड़पने की नीति थी और बड़ी ये सफल भी रही। सतारा का राज इन्होंने हड़पा, उदयपुर हड़पा, नागपुर हड़पा, झांसी हड़पा। झांसी की रानी की कहानी आइए वो भी सुनते हैं। तो झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव जी, इनका जो प्राकृतिक बेटा हुआ दामोदर राव, वो जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनका खुद का बेटा जन्म के कुछ समय बाद मर गया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने भाई के बेटे को गोद ले लिया। भाई के बेटे का नाम था आनंद राव, इन्होंने उसका नाम भी अपने बेटे के नाम पे ही रख दिया दामोदर राव। इसके बाद क्या हुआ, झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव जी, इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति लगेगी यहां पे। तो अंग्रेजी आला अफसर ह्यूज रोस ने कहा कि अब झांसी हमारा हुआ। अब झांसी में राजा भी नहीं है, गोद लिया बेटा इतना छोटा है, कौन लड़े अंग्रेजों से? तब लड़ी रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका जी। जब अंग्रेजों ने उनके किले को घेर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेके निकल पड़ी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इनको युद्ध नीति आती नहीं थी, बचपन से इनको बहुत बढ़िया से ट्रेन किया गया था। तलवारबाजी, युद्ध नीति में ये बहुत निपुण थी। ये अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़ी और अंग्रेजों को खदेड़ के किले से दूर कर दिया। पर अंग्रेज बड़े मजबूत थे, फिर चले आए इनके किले के ऊपर, फिर से चढ़ाई कर दी इन्होंने, फिर से उनको खदेड़ दिया। अच्छा, एक चीज देखो कि भारतीय सेना में नारियों को आने में बहुत समय लगा, पर सन 1857-1858 में नारी सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया रानी लक्ष्मीबाई ने। इनकी सेना में नारियों की पूरी टुकड़ी थी, एक रेजिमेंट थी, पूरी औरतों की रेजिमेंट थी जो लड़ाई करती थी। खैर किसी तरह से ये अंग्रेजों को खदेड़ती थी, अंग्रेज वापस फिर आ जाते थे। इसी समय एक और कहानी चल रही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मराठा पेशवा नाना साहेब की। तो मराठा पेशवा नाना साहेब गोद लिए बेटे हैं बाजीराव द्वितीय के। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। अब क्योंकि नाना साहेब उनके गोद लिए बेटे हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगेगा, नाना साहेब को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। नाना साहेब के जो सेनापति थे तात्या तोपे, ये इनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इन लोग इस बात से बड़ा नाराज हो गए कि हमको पेंशन भी नहीं दोगे तुम। ये लोग रहते थे बिठूर में, कानपुर के पास जगह है बिठूर। इन्होंने क्या किया कि कानपुर को अपने कब्जे में ले लिया। कानपुर में जो ब्रिटिश के आला अफसर थे उनको मारा और पूरा कानपुर अपने कब्जे में ले लिया। अब ये दोनों कहानियां आपस में कैसे जुड़ती हैं?
नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई बचपन के बहुत गहरे मित्र थे। इन्होंने साथ में युद्ध नीति, रणनीति सीखी थी, जीने मरने की कस्में खाई थी। जब रानी लक्ष्मीबाई परेशान थी अपने झांसी किले को बचाने के लिए, तो नाना साहेब ने तात्या तोपे को भेजा। तात्या तोपे 20,000 सैनिक लेके झांसी पहुंचे, कहे अब हम लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे, उनको खदेड़ देंगे। खूब भयानक लड़ाई हुई अंग्रेजों से तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की। पर क्योंकि इन अंग्रेजों के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, इनके पास बंदूक थी और भारतीयों के पास तलवार थी। इनके पास टेलीग्राफ था, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर लेते थे, एक साथ जुड़ जाते थे। भारतीयों के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तो इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो गया। किसी तरह से अंग्रेजों को चकमा देके तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई भाग के कालपी आ गए और इन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम झांसी के किले को वापस लेंगे। अब झांसी का किला वापस कैसे लिया जाए, तो इन्होंने सोचा कि हम ग्वालियर के किले पे कब्जा करते हैं ताकि हम और मजबूत हो जाएं। तो तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने हमला कर दिया ग्वालियर के किले पे। ग्वालियर का जो भारतीय शासक था, यह भाग के चला गया अंग्रेजों के पास कि हमें बचा लो, इनका साथ ही नहीं दिया। यही दिक्कत थी भारतीय राजाओं की, इनके अंदर बिल्कुल भी एकता नहीं थी। खैर, तो रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लिया। अंग्रेज यहां भी पहुंच गए, अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले को भी घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई इनसे कई दिनों तक लड़ती रहीं। अंत में ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने इनको चारों ओर से घेर लिया। इनके शरीर पे लगातार वो तलवारें चलाते रहे, गोलियां इनके ऊपर चलती रहीं, पर इन्होंने हार नहीं मानी। जब इनके शरीर पे बहुत सारे जख्म हो गए, तो अपने अगल बगल सारे अंग्रेजी सैनिकों को मार के इन्होंने ये निश्चय किया कि मेरा मृत्यु शरीर इन अंग्रेजों को प्राप्त नहीं होगा। अपने अगल बगल हर एक अंग्रेजी सैनिक को मारा और लड़खड़ाते हुए चली गई पास में एक साधु की कुटिया में और उससे बोली कि महाराज, आप हमारे शरीर को जला दीजिए, हमारा शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। और इस तरह से ये वीर गति को प्राप्त हो गई। अंग्रेजी जनरल ह्यूज रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक ही मर्द था और वो थी रानी लक्ष्मीबाई। बहुत से इतिहासकार इस कहानी को झूठा भी मानते हैं। खैर, 1857 की यह क्रांति भारत को आजादी तो नहीं दिला पाई, पर इसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। अब ये सड़क पे आके भारतीयों का सरेआम कत्लेआम करने लगे और भारतीय लोगों का जो शव था उसको रोड पर छोड़ देते थे सड़ने के लिए, ताकि बाकी लोग इसे देखें और भयभीत हो जाएं और कोई हिम्मत भी ना कर पाए क्रांतिकारी बनने की। जो भी क्रांतिकारी पकड़ा जाता उसकी गर्दन काट देते, उसे लाके तोप के सामने खड़ा कर देते और तोप से उसके शरीर के परखच्चे उड़ा देते। इस तरह से क्रूर हत्या कर रहे थे और पूरा विश्व अंग्रेजों की इस हरकत को देख रहा था और कोई आवाज भी नहीं उठा पा रहा था। यह तो इंसानियत के खिलाफ हरकत थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी को खड़ा करके रोड पे इनका कत्ल किया गया। क्या 1857 की इन लोगों की ये बलिदान व्यर्थ चले गए? बिल्कुल भी नहीं। 1857 की इस क्रांति की चिंगारी ही थी जिसने आने वाले अगले 90 साल में भारत में बहुत सारे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, शहीद सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद अशफाक उल्लाह खान हो, शहीद उधम सिंह हो, नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा। इन सभी क्रांतिकारियों के बारे में फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं कोटि कोटि शत शत नमन करता हूं इन सभी क्रांतिकारियों को, इन सभी लोगों को जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। हो सकता हो इस वीडियो के पश्चात आप कमेंट में लिख के जाओ, 1857 वी लॉस्ट, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द फेलियर्स ऑफ 1857 रेवोल्यूशन। जिस एसी वाले कमरे में अपनी कुर्सी पे चैन से बैठ के मोबाइल फोन में आप कमेंट कर रहे हो, इस चीज की आजादी दिलाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।